अब ये बोल रहा है कि अगर मैं लेमडा को चेंज कर देता हूं, लेमडा को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस चेंज हो जाएगी। ये बोल रहा है कि अगर तुमने इस पूरे सेटअप को किसी मीडियम में किया तो जहां 8th मैक्सिमा होगा उसका, वहीं जब मैं एयर में करूंगा उसका 4.5 बीटा होगा। फर्स्ट मिनिमा कहां बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में? फर्स्ट मिनिमा बनता है बच्चों y इज इक्वल टू लेमडा डी बाई ए पे अपना फर्स्ट मिनिमा बनता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ प्रचंड नीट सीरीज। आज हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के PYQs। चलिए शुरू करते हैं। सेम पैटर्न रखेंगे अपन, क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है? पॉज करो, सॉल्व करो, कम ऑन एवरीवन, पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है? अब मैं सॉल्व करता हूं। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बिटवीन टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंटेंसिटी को I1 मान लो, एक इंटेंसिटी को I2 मान लो, तो अगर I2 I है तो I1 कितना है, रेशियो क्या है, I1 अपॉन I2 n दिया हुआ है सवाल में, तो ये Ni हो गया क्या? ठीक है। अब मुझसे पूछा है द रेशियो Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin बताना है, ठीक है? Imax का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। Imax का फॉर्मूला होता है बच्चों रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो Imax माइनस Imin क्या होगा, ठीक है? तो Imax माइनस Imin क्या होगा, Imax माइनस Imin रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Imax प्लस Imin, यानी कि रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखो यहां पे इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कैंसिल हो गया, तो आएगा 2ab और 2ab 4ab आएगा, तो यानी कि 4 रूट I1 I2 आ गया डिवाइडेड बाय, ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये बनेगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, तो वो कैंसिल हो जाएगा और I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 यानी कि 2I1 प्लस 2I2 बचेगा। चलो पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो I1 की जगह Ni लिख दो, 4 रूट Ni इंटू रूट I डिवाइडेड बाय 2I1, I1 यानी कि Ni प्लस 2I, ठीक है? तो रूट I इंटू रूट I कितना हो गया, I हो गया, तो 4 रूट Ni अपॉन 2I कॉमन ले लो, n प्लस 1, एक बार चेक करो क्या आएगा। तो यहां पे इसको काट देते हैं अपन, I से I कट गया, क्या बचा, 2 कट गया, तो 2 रूट n अपॉन n प्लस 1, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ऑप्शन डी आ गया बच्चों, 2 रूट n अपॉन n प्लस 1, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इस सवाल के लिए तुम्हें कुल मिला के ये फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए थे कि Imax कैसे निकालते हैं और I मिनिमम कैसे निकालते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दिमाग लगाओ, पॉज करके सॉल्व करो इसको। If the monochromatic source in Young's double slit experiment is replaced by white light, बढ़िया सवाल है भाई। व्हाइट लाइट अगर मैं लगा दूं, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, तो अगर मैं इन कलर्स को विबग्योर मान लेता हूं, बहुत सारे कलर है भाई, है ना? अब होता क्या है थोड़ा सा देखते हैं यहां पे। ये मेरी स्क्रीन है मान लो, ये मेरी स्क्रीन है ना? ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ध्यान से सुनना। देयर विल बी सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, है ना? तो देखो ध्यान से सुनना,
सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होता है बच्चों? एट सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज जीरो। क्या एट सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स जीरो होता है? तो डेल्टा एक्स अगर जीरो होगा सेंट्रल मैक्सिमा पे, तो यहां पे मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमा बनेगा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा सारी व्हाइट लाइट का, तो यहां पे एक ब्राइट व्हाइट फ्रिंज बनेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात करूं, ध्यान से सुनना, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स होता है लैम्डा। सेकंड मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स होता है 2 लैम्डा। थर्ड मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स होता है 3 लैम्डा। यहां पे जो फर्स्ट मिनिमा आएगा, फर्स्ट मिनिमा भी ऐसे निकाल सकते हैं, वहां के लिए डेल्टा एक्स होता है लैम्डा बाई 2। यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो लैम्डा का फंक्शन है। अब अलग अलग लाइट का अलग अलग लैम्डा है, इसका अलग लैम्डा, इसका अलग लैम्डा, इसका अलग लैम्डा, इसका अलग लैम्डा, इसका, तो लैम्डा बढ़ रहा है ऐसे, तो रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मैं देखूं तो अलग अलग लाइट का अलग अलग जगह मैक्सिमा बनेगा, अलग अलग जगह मिनिमा बनेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स जीरो है, उसमें कोई लैम्डा का फंक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम ऊपर जाओगे डेल्टा एक्स लैम्डा का फंक्शन बन गया है। सही है क्या? तो यहां पे कहीं फर्स्ट मिनिमा बनेगा, फर्स्ट मिनिमा यहां बनेगा, तो ये फर्स्ट मिनिमा के डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 होगा। तो अब तुम सोचो जरा, अलग लाइट के लिए डेल्टा एक्स अलग लैम्डा आएगा। सही है क्या? क्योंकि लैम्डा अलग अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर का मिनिमा बनेगा, अलग अलग कलर का मैक्सिमा बनेगा, तो बहुत सारे अलग अलग कलर बनेंगे। सही है बिल्कुल। और स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ। यहाँ पे देखो सब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा सबका अलग अलग है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा अगर अलग अलग है तो फिर तो गलत हो गया ना ये। सही है। इंटरफेरेंस विल डिसअपियर, ये गलत है। देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ठीक है, सब सही है, पहला ऑप्शन आएगा। अगला देखो, इफ फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, एंगुलर सेपरेशन, ध्यान से सुनना बच्चों भाई, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी होता है क्या? तो अगर स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, एंगुलर सेपरेशन रिमेन कांस्टेंट। सही है क्या? यार देखो, स्क्रीन को मूव करा रहे हैं यानी कि डी को बढ़ा रहे हैं क्या? अगर डी को मैं बढ़ाऊंगा तो थीटा पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। अगला देखो, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, तो यहां पे लैम्डा बढ़ा दिया गया है। अगर मैं लैम्डा बढ़ा दूंगा तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस। अब यहां पे तुम देखो, लैम्डा बढ़ाऊंगा तो थीटा क्या होगा? थीटा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा। इसमें क्या लिखा है? एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो देखो जरा, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे अपन को एक सुंदर सा प्यारा सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। अगर मैं लैम्डा बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, देखो ये 2 सोर्स है मेरे और यहां पे पैटर्न बन रहा है। अगर मैं लैम्डा बढ़ाता हूं तो तुम देखना, लैम्डा बढ़ाते हैं, अगर मैं लैम्डा बढ़ाता हूं तो थीटा बढ़ना चाहिए, है ना, लॉजिकली बढ़ना चाहिए। अब यहां तुम देखो, लैम्डा बढ़ा रहा हूं मैं तो थीटा देखना, ये जो पैटर्न है ना ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे थीटा बढ़ जाएगा लैम्डा बढ़ाने से। देखना, फोकस करना, देखो कम कर रहा हूं तो पास पास आ गए, कम कर रहा हूं तो पास पास आ गए। देखो अभी कम कर रहा हूं, पास पास आ गए। अब बढ़ा रहा हूं, बढ़ गए क्या? है ना। हो सकता है इतना क्लियर नहीं आए, बट इस फॉर्मूले से चीज क्लियरली हो रही है कि अगर मैं लैम्डा बढ़ाऊंगा तो थीटा बढ़ेगा, तो इसमें गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ऑप्शन डी आएगा बच्चों, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, तो यानी कि डी बढ़ रहा है क्या? सिंपल सवाल है यार, ठीक है। अब देखो जरा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी।
एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन डी। चलो, तो इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, ठीक है, डी बढ़ा रहा हूं भाई, स्क्रीन को दूर कर रहे हैं, मतलब स्लिट्स और स्क्रीन दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है, तो डी बढ़ रहा है, कैपिटल डी बढ़ रहा है, तो लीनियर सेपरेशन डिक्रीजेस। देखो डी बढ़ेगा तो लीनियर सेपरेशन बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। एंगुलर सेपरेशन में डी का कोई लेना देना नहीं है, नहीं है। द लीनियर सेपरेशन इंक्रीजेस, देखो डी बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, तो ये सही है। इसको मैं तुम्हें डायग्राम से दिखा सकता हूं यहां पे। अगर मैं डी बढ़ा दूं, ध्यान से फोकस बच्चों, है ना, देखो ध्यान से सुनना भाई, ये फ्रिंज विड्थ है, ये फ्रिंज विड्थ है, ये दो येलो येलो दिख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फ्रिंज विड्थ है, ऐसा समझ लो। अगर मैं डी बढ़ाऊंगा, मतलब ये गैप बढ़ा दूंगा, तो इन दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। अभी तुम देखना जरा, कम ऑन, जादू, टन टन, देखो बढ़ गया, अब पास पास आ गए, डी कम हो गया तो पास आ गए, डी बढ़ा दिया तो दूर हो गए, ठीक है क्या, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल, कम ऑन इंडिया। तो ये हो गया, हाँ भाई, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो देखो जरा होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये मेरी स्क्रीन ये मेरी स्क्रीन है ना। अब मान लो स्टूडेंट कोई छोटा सा सेक्शन ले रहा है, यहां पे एक सेक्शन ले लिया स्टूडेंट ने, इसने देखा यहाँ पे 8 फ्रिंजेस है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं y, ये कितना बड़ा है, ये 8 फ्रिंजेस के बराबर है, यानी कि y इज इक्वल टू 8 बीटा। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, बीटा है लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, ये कब है, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज यूज्ड। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस चेंज हो जाएगी, है ना। तो देखो जरा भाई, अभी भी 8 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 लैम्डा 1 डी बाई डी। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं लैम्डा को चेंज कर देता हूं, लैम्डा को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस चेंज हो जाएगी। देखो जरा भाई, y तो सेम है, अब मैंने लैम्डा चेंज कर दिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा चेंज करूंगा तो मान लो यहाँ पे हो सकता है ज्यादा दिखे या कम दिखे, अपन को पता नहीं है, तो कितनी फ्रिंजेस मान लूं, n मान लेता हूं, तो n फ्रिंजेस मतलब n लैम्डा 2 डी बाई डी, ठीक है, हो गया, ये कट जाएगा, तो 8 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n लैम्डा 2 आ गया, तो 8 इंटू लैम्डा 1 कितना है, 600 इज इक्वल टू n लैम्डा 2 कितना है, 400। तो यहां से इसको देखेंगे तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 12, n आ गया बच्चों 12, यानी कि अगर मैं वेवलेंथ चेंज कर दूंगा तो सेम जगह में अपन को 12 फ्रिंजेस दिखेगी, ठीक है क्या। अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों, कम ऑन इंडिया, सिंपल सवाल है, फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है, फिर से फ्रिंज विड्थ पे सवाल आ चुका है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अब तक रट जाना चाहिए था, ये रहा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। आप देखो क्या दिया है, सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज हाफ्ड, तो सेपरेशन बिटवीन, तो डी को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्या डी को आधा कर दिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन इज डबल्ड, तो डी को बढ़ा दिया, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, तो नई फ्रिंज विड्थ को बीटा डैश मान लेता हूं मैं, तो लैम्डा तो सेम ले लो, डी को डबल कर दिया तो 2d हो गया, और स्मॉल डी कम हो गया यानी कि आधा हो गया, तो d बाई 2 हो गया, ये तो कितना हो गया, ऊपर जाएगा, तो 4 लैम्डा डी बाई डी क्या, यानी कि 4 बीटा क्या, यानी कि फ्रिंज विड्थ 4 गुना हो जाएगी। इसको तुम्हें मैं प्रैक्टिकल से फील कराता हूं, देखो जरा, कम ऑन, ये है अपना फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, देखो सवाल में क्या था, अच्छा इसको कम करने का ऑप्शन है भी क्या मेरे पास, यहाँ पे तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे नहीं करा पाएंगे अपन, है ना। कुल मिला के ये फॉर्मूला लगाया, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कम ऑन इंडिया, 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन, ठीक है। फेज डिफरेंस, ओहो
सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स 0 होता है और फाई क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर डेल्टा एक्स 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। हलवा सवाल था बच्चों। जहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे डेल्टा एक्स होता है एन लैम्डा। यहां पे एन की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे वैसे ही बन गया सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा पे भी ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्या बनती है बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा पे ब्राइट फ्रिंज बनती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो सॉल्व करो। सॉल्व करो, कम ऑन इंडिया। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन light of wavelength is used, the angular width of first minima। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। फर्स्ट मिनिमा कहां फॉर्म होता है, ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरी स्क्रीन है ना, और यहां पे मेरा सोर्स रखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये मेरी स्क्रीन है, यहां पे दो सोर्स रखे हुए हैं ना, S1 S2। अब तुम्हें पता है कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ होता है, यहां कहीं होता है फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा का ध्यान से सुनना, फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा कितना होगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा कितना होगा भाई। जो डिस्टेंस होती है फर्स्ट मिनिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से, कितनी होती है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है बच्चों बीटा बाई 2, है ना, पता होना चाहिए तुम्हें। बीटा बाई 2, बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। भाई देखो ये जो है ना बीच वाला पॉइंट, ये है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला। तो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का जो गैप होता है वो बीटा होता है, उन दोनों के बीच में फर्स्ट मिनिमा होता है। ठीक है, तो ये बीटा बाई 2 है, ये डी है, तो ये थीटा कितना आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डी। बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2d। तो कुल मिला के जो अपना थीटा दिया हुआ है सवाल में, दैट इज लैम्डा बाई 2d, है ना। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा अब यहां पे क्या किया है इन्होंने कि पूरे सिस्टम को वाटर में ले गए। पहले थीटा दिया हुआ है, तो देखो जैसे ही तुम सिस्टम को वाटर में ले जाओगे तो क्या स्मॉल डी चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल डी होता है इन दोनों के बीच का गैप। तो अगर इस पूरे सिस्टम को वाटर में रख दोगे तो स्मॉल डी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे मुझे एक चीज दिख रही है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि स्मॉल डी चेंज नहीं होगा। यानी कि थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। जब मैं किसी सिस्टम को पानी में ले जाऊंगा तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी वेवलेंथ, बहुत लंबी कहानी है, बता देता हूं। देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अगर मैं लाइट को पानी में ले जाऊं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बट स्पीड चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर पानी में लेके जाओगे, है ना, वाटर में ले जाओगे मान लो इसको, तो वाटर में क्या होगा, इन वाटर स्पीड क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो स्पीड हो जाएगी c बाय म्यू। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो लैम्डा हो जाएगा वो भी लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। कुल मिला के जैसे तुम पानी में लेके जाओगे तो मेरा लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, पहले थीटा कितना है 0.2 डिग्री, बाद का थीटा नहीं पता। पहले का लैम्डा कितना है, जो भी है लैम्डा मान लो, और बाद का लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, तो म्यू ऊपर चला जाएगा, तो 0.2 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू। म्यू इज 4/3, तो थीटा 2 कितना आएगा 3/4, तो 0.15 डिग्री आएगा। क्या, ऑप्शन बी। ठीक है क्या, देखो इसको मैंने थोड़ा आराम से बताया है, वरना मैं चाहता तो मुझे पता है यार कि थीटा जो आएगा वो लैम्डा बाई डी की फॉर्म में आएगा,
इतना सब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, मुझे पता है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और अगर ये याद रखेंगे अपन, ये याद रखेंगे बच्चों, रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है कि अगर किसी सिस्टम को अगर तुम पानी में लेके जाओगे तो लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर दूसरे मीडियम में चले गए तो म्यू से डिवाइड कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आ चुका है, चलिए देखते हैं। यंग डबल से, ठीक है, स्मॉल डी कितना दिया हुआ है 2 mm, कोई दिक्कत नहीं है। द वेवलेंथ इज ऑल्सो गिवन, डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होती है लैम्डा बाई डी, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.2 डिग्री। देखते जाओ। टू इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ, अब मुझे थीटा को बढ़ाना है विद सेम लैम्डा एंड डी, तो लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा क्या भाई? देखो लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा, डी तो चेंज हो रहा है ना, यानी कि थीटा 1 बाय थीटा 2 क्या हो जाएगा, d2 बाय d1। क्या थीटा 1 भी थीटा 2 हो जाएगा d2 बाय d1। सो थीटा 1 कितना है अपने पास, पहले थीटा है 0.2 डिग्री, इसको अपन को बढ़ा के कितना करना है 0.21। सो थीटा 1 है 0.2, ये 0.21 इज इक्वल टू d2 पूछा है, तो d2 अपॉन d1 कितना है, पहले इन दोनों के बीच का गैप है 2 mm, ठीक है, तो d2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 0.20 डिवाइड बाय 0.21 इंटू 2 mm है ना। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, तो 20 इंटू 2 40 डिवाइड बाय 21, ये आ जाएगा बच्चों 1.9। तो 1.9 mm आ गया बच्चों। देखो सारे सवाल सिमिलर आ रहे हैं। कैसे? एक सवाल आया अपना फ्रिंज विड्थ का लैम्डा डी बाई डी, एक आ रहा है एंगुलर विड्थ का लैम्डा अपॉन डी। ज्यादातर सवाल इसी पे हो जा रहे हैं बच्चों ना। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ चुका है। इन यंग डबल से फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर देन इन मीडियम अदर देन द एयर, ठीक है। इट इज फाउंड दैट 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज where fifth dark fringe lies in the air. ओके ओके ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्क्रीन है अपनी, ये स्क्रीन है, ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा है। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। 8th ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या हो गया भाई? 8th ब्राइट फ्रिंज कहां पे होगी, कितना दूर होगी यहां से? 8 बीटा दूर होगी। मीडियम की बात कर रहा है ये। और 5th डार्क फ्रिंज क्या होगी, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 5th डार्क फ्रिंज कहां होगी? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ऐसे ये 5th मैक्सिमा है। देखो फर्स्ट मिनिमा कहां होता है? यहां होता है क्या? फर्स्ट मिनिमा यहां होता है। फर्स्ट मिनिमा बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में होता है। अच्छा, अब सेकंड मिनिमा कहां होगा? सेकंड मिनिमा होगा फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में, यानी कि सेकंड मिनिमा सेकंड मैक्सिमा से पहले होगा। वैसे ही 5th मिनिमा कहां होगा? 5th डार्क फ्रिंज यानी कि 5th मिनिमा। 5th मिनिमा यहां 4th मैक्सिमा है। जो 5th मिनिमा होगा वो 4th और 5th मैक्सिमा के बीच में होगा। तो 4th मैक्सिमा कितना दूर है यहां से? बीटा दूर है, 4 बीटा दूर है सेंट्रल मैक्सिमा से, और मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का गैप होगा बीटा बाई 2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से? 4.5 बीटा। तो y इज इक्वल टू 4.5 बीटा इन एयर। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि अगर तुमने इस पूरे सेटअप को किसी मीडियम में किया तो जहां 8th मैक्सिमा होगा उसका, वहीं जब मैं एयर में करूंगा उसका 4.5 बीटा। तो मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं क्योंकि y सेम है। तो 8 बीटा इन मीडियम, 8 बीटा इन मीडियम इज इक्वल टू 4.5 बीटा इन एयर। तो मीडियम में क्या हो जाएगा? 8 लैम्डा डी बाई डी
4.5 एयर है ये, तो लैम्डा डी बाई डी। जब मीडियम में जाऊंगा तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, मीडियम में जाऊंगा तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा डैश लिख दिया इसको, तो ये काट दो 8। अब मीडियम में जाते हैं तो अभी अभी अपन ने देखा था कि लैम्डा लैम्डा बाई म्यू हो जाता है, तो लैम्डा बाई म्यू इज इक्वल टू 4.5 लैम्डा। 4.5 लैम्डा को लिख दो 9/2 लैम्डा। काटो काटो काटो, पूछा क्या है, म्यू पूछा है, तो म्यू इधर हो जाएगा 16/9 क्या, तो 16/9 को सॉल्व कर लेते हैं। 9 एकम 9, कितना बचा 7, 9 इंटू 7 63, ठीक है। फिर बचा 7, फिर 7 आएगा, तो 1.77 आता रहेगा, तो 1.78 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था भाई, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस सवाल में थोड़ा सा बच्चों सोचना पड़ रहा है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कमान 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 इंडिया, करो सॉल्व, पॉज करो, सॉल्व करो। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा इज आई नॉट। भाई आई मैक्स कितना दिया हुआ है, आई नॉट इज द आई मैक्स, आई मैक्स है आई नॉट, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। इसका मतलब क्या है भाई, याद करो तुम, थोड़ा सा याद दिलाते हैं चीजें फिर से, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, चीजें याद दिलाता हूं मैं तुम्हें क्या हो रहा है यहाँ पे। है ना, देखना जरा बच्चों, ऐसा कुछ सेटअप होता है। अब यहां पर अगर इंटेंसिटी आई है और यहां पे इंटेंसिटी आई है, तो जो मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी होती है 4i। ये पता होना चाहिए तुम्हें कि जो मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी होती है बच्चों 4i, ठीक है। अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, अगर जब इंटेंसिटी सेम होती है ना, तो जो आई नेट आता है, जो आई नेट आता है वो आता है 4i cos स्क्वायर 5/2, ये होता है। और जो मैक्सिमा होता है वहां पे ये 1 हो जाता है, तो इसका मतलब आई नेट कितना दिया हुआ है, आई नॉट दिया हुआ है, आई नॉट इज इक्वल टू 4i हो जाएगा क्या। भाई मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होती है ना बच्चों, वो 4 गुना होती है इंडिविजुअल इंटेंसिटी का, तो इसका मतलब ये जो आई नॉट है ना वो 4i के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, स्मॉल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, तो इसके सामने पूछा है क्या, तो इसके सामने मतलब यहां पूछा है क्या, तो ये मेरा y है क्या, तो इसके सामने पूछा है। अब ये टोटल स्मॉल डी है, तो ये स्मॉल ये d/2 हो जाएगा, तो y कितना दिया है बच्चों, स्मॉल d/2 दिया है, तो डेल्टा x का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा x का फॉर्मूला होता है y d/d, तो y कितना है, स्मॉल d/2 इंटू d/d, है ना। देखते जाओ, अब सवाल में कैपिटल D दिया है 10d, तो ये हो जाएगा d² 2 इंटू 10d, तो ये d से d कट गया, तो d/20 आ गया क्या, तो डेल्टा x कितना आ गया, और स्मॉल d दिया है 5 लैम्डा, तो 5 λ/20 यानी कि λ/4 आ गया। तो अभी तक तो डेल्टा x आया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डेल्टा x आया है, डेल्टा x आ गया तो 5 आ जाएगा, 5 होता है 2π/λ डेल्टा x, तो 5 आ जाएगा बच्चों 2π/λ डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x λ/4, काट 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 π/2, π/2 आ गया बच्चों 5, इस फॉर्मूले में चिपका दें। अब मुझे चाहिए आई नेट, तो आई नेट हो जाएगा 4i cos स्क्वायर 5/2, 4i की वैल्यू आई नॉट है, तो आई नॉट cos स्क्वायर 5/2, इसका आधा कर देंगे तो π/2 का आधा करेंगे तो π/4 आ गया। इसका मतलब है cos π/4 का स्क्वायर, cos π/4 यानी कि cos 45, cos 45 यानी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, तो आई नॉट बाई 2 आ जाएगा क्या आंसर, आई नॉट बाई 2 आ जाएगा बच्चों आंसर। अच्छा सवाल था,
गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो बच्चों। टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशियो। अब देखो जरा, स्लिट का विड्थ अलग अलग है, स्लिट का विड्थ अलग अलग है। तो I1 को ले लो I, तो I2 क्या हो जाएगा, 25I हो जाएगा क्या? अरे विड्थ अगर ज्यादा है तो ज्यादा लाइट जाएगी क्या? तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि विड्थ के रेशियो में होगी इंटेंसिटी। तो I1 बाय I2 1/25 है, यानी कि दोनों स्लिट में अलग अलग विड्थ है, तो एक में से ज्यादा लाइट जाएगी। तो एक की इंटेंसिटी को I ले ली, इसकी इंटेंसिटी को 25I ले ली। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो I मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये अपन पहले देख चुके हैं, ये अपन पहले देख चुके हैं। और I मिनिमा का फॉर्मूला क्या होता है? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्या तो कर दें इसको सॉल्व, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम क्या होगा? तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, तो √I प्लस 25I का रूट करना है, तो 5 बाहर आएगा, तो 5 √I का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, तो √I माइनस 5 √I का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 6 √I का होल स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 4 √I का होल स्क्वायर। √I से √I कैंसिल, ऊपर बचा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो इसको काटेंगे 4 से, 4 से कटेगा 9 बार, 4 से कटेगा 4 बार, तो आंसर आ गया बच्चों 9/4। ऐसा सच कुछ खास नहीं था, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर विड्थ का रेशियो दिया है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ बोला जा सकता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद सवाल आसान है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है I max is equal to √I1 plus √I2 का स्क्वायर, दिस हैज बीन यूज्ड बिफोर आल्सो, एंड सिमिलरली I minimum is equal to √I1 minus √I2 का स्क्वायर, इज दिस हैज आल्सो बीन यूज्ड। अगला सवाल देखिए, कम ऑन इंडिया। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा इज k। ध्यान से सुनो, पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है कहां पे? मैक्सिमा पे। भाई मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है बच्चों n लैम्डा, और n की वैल्यू होती है इंटीजर, यानी कि है यहां पे मैक्सिमा है। मैक्सिमा में इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा कितनी दी हुई है? k दी हुई है क्या? और तुम्हें मैं एक चीज बता दूं कि जो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी होती है वो 4I0 होती है, तो ये 4I0 है, मतलब इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 4 गुना होती है। चलिए अब देखो, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज दिस, तो इस टाइप का सवाल अपन पहले कर चुके हैं इसी में। तो डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है? λ/4, तो λ/4 दिया है तो फाई आ जाएगा 2π/λ डेल्टा एक्स, यानी कि 2π/λ डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/4, तो कट 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 π/2, तो आई नेट क्या हो जाता है? आई नेट का फॉर्मूला है 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। 4I0 मुझे ऑलरेडी पता है k के बराबर है, तो k कॉस स्क्वायर 5/2 यानी कि कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर यानी कि हाफ, तो k/2 आंसर आ जाएगा क्या? इसी टाइप का सवाल कर चुके हैं भाई पहले, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बच्चों, कम ऑन इंडिया, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, ठीक है भाई साहब, तो स्मॉल d अपन को दिया हुआ है। आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन्स ऑफ 2 वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ दी हुई है। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो ठीक है, डायग्राम बना के समझाता हूं। यह है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान से सुनना। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, कैपिटल D is also given. Will a bright fringe from one interference pattern coincide with bright fringe from the other? समझना बच्चों, जब मैं ये लाइट यूज कर रहा हूं तो जो ब्राइट फ्रिंज बनती है कहां कहां बनती है? सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर बनती है ब्राइट फ्रिंज?
हो सकता है बीटा दूर बने। बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ। भाई पहला मैक्सिमा बनेगा बीटा पे, दूसरा 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा, 5 बीटा, 6 बीटा, 7 बीटा, 8 बीटा, एनी बीटा। तो हो सकता है जब लैम्डा 1 यूज कर रहा हूं तो ये कितना दूर बने यहां से? n1 बीटा 1। भाई ब्राइट फ्रिंज तो बनानी है, तो ब्राइट फ्रिंज पे तो बीटा पे भी बन सकती है, 2 बीटा पे भी, 3 बीटा, 4 बीटा, कहीं भी बन सकती है। और जब मैं दूसरी लाइट यूज कर रहा हूं तो हो सकता है वो किसी और बीटा पे बने। तो दूसरी लाइट के लिए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? n2 बीटा 2। क्या भाई दूसरी लाइट का भी वहीं पे मैक्सिमा बनना चाहिए। तो हो सकता है पहली लाइट का मैक्सिमा बन रहा है 5वां मैक्सिमा, दूसरी लाइट का हो सकता है 6ठा मैक्सिमा बन रहा है, अपन को पता थोड़ी ना है। तो दोनों का मैक्सिमा है, तो n1 बीटा 1 शुड बी इक्वल टू n2 बीटा 2, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम पॉइंट दिया हुआ है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n1 बीटा 1 इज इक्वल टू n2 बीटा 2। n1 बीटा 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 डी बाई डी n2 लैम्डा 2 डी बाय डी। बहुत बढ़िया यार। तो n1 इंटू लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है? 12,000 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये तो कट गया, बाकी सब तो देखो जरा, खाट 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 खाट। अब ये आ गया n2 लैम्डा 2 कितना है? 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां अगर मैं देखूं तो n1 बाय n2 जो है वो 10/12 आ रहा है, यानी कि 5/6 आ रहे हैं। अब तुम समझो मेरी बात को, n1 और n2 दोनों इंटीजर होने पड़ेंगे, है ना। n1 n2 इंटीजर है, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n1 को 5 ले लो और n2 को 6 ले लो, हो गया काम। अब क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू, अब तुम चाहे n1 बीटा 1 निकालो चाहे n2 बीटा 2 निकालो, सेम आएगा। तो n1 बीटा 1 निकाल लेते हैं, वो तो वही बात है। n1 है 5, ठीक है, बीटा 1 यानी कि लैम्डा 1 डी बाई डी। तो 5 इंटू लैम्डा 1 कितना है? 12,000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, है ना। कैपिटल डी कितना है? 2। स्मॉल डी कितना है? 2 mm, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 से 2 गया, तो 10 की पावर माइनस 7 इधर बचा है, तो इधर बच गया 60 इंटू, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन यार मन में भी कर रहा हूँ मैं, 2 है ना। 10 की पावर माइनस 3 से ये बचा 10 की पावर माइनस 7, तो 10 की पावर माइनस 4 बचेगा क्या? 7 बचेगा क्या? सॉरी, माइनस 4 बचेगा। ये मीटर में आ रहा है। अब इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको 60 इंटू 10 की पावर माइनस 4 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो mm में आ जाएगा। कितना आ गया? ये 6 mm आ गया क्या? तो इसका आंसर आ गया बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, डिफ्रैक्शन पैटर्न का सवाल है। डिफ्रैक्शन का सवाल है, थोड़ा सा मेंटेलिटी को सेट करो आप। डिफ्रैक्शन का सवाल है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हैं। गलती के चांसेस क्या है बताता हूं मैं तुम्हें। फोकस करना बच्चों, यहाँ पे गलती के चांस क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया था कि डिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट मिनिमा बनता है, डिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट मिनिमा बनता है, उसके लिए क्लास में अपन ने बताया कि ए थीटा इक्वल टू लैम्डा होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए होता है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट मिनिमा यहां बनता है। बट एक प्रॉब्लम है, उसमें थीटा छोटा होता है। तो यहां पे थीटा छोटा नहीं है, तो अपन बेसिक पे आएंगे। फिर से क्लास याद करो। क्लास में मैंने बताया था कि फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा, भाई मिनिमा के लिए ए साइन थीटा एन लैम्डा होता है, यानी कि फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा लैम्डा हो जाएगा। अब साइन थीटा को थीटा मत लिखना है यहां पे, क्योंकि थीटा छोटा नहीं है, 30 डिग्री बहुत बड़ा नंबर है। तो ए साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा, तो ए बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये आ गया। चलो आगे देखते हैं। द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां होता है? फर्स्ट सेकेंडरी
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का होता है। पहले मिनिमा के जस्ट बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। तो इसके लिए हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में होता है। तो ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए, ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा होगा सेकंड मिनिमा के लिए, यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी के लिए होगा 1.5 लैम्डा। बहुत बढ़िया। तो ए, तो साइन थीटा क्या आ गया 1.5 लैम्डा बाई ए। तो लैम्डा बाई ए कितना होगा, यहां से देखो पहली इक्वेशन से ए को इधर ले जाओगे तो लैम्डा बाई ए हाफ, तो 1.5 इंटू हाफ 3/2 हाफ, तो 3/4 आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/4 आ गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोचो जरा। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो देखो लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 सेंटीमीटर। देखो समझना जरा, है ना। अब तो इसका मतलब इसकी विड्थ है 0.02 सेंटीमीटर, इसका मतलब a इज इक्वल टू 0.02 हो गया। क्या a हो गया बच्चों 0.02 सेंटीमीटर, राइट। इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो यहाँ पे एक लेंस बना दिया, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वही मेरा d हो जाएगा। क्या, तो जो d हो जाएगा फोकल लेंथ वही हो जाएगा, क्योंकि लाइट आके यहीं पड़ेगी। तो d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। वेवलेंथ इज ऑल्सो गिवन। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों कि देखो ये C है मेरा। अब फर्स्ट मिनिमा कहां बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, फर्स्ट मिनिमा बनता है बच्चों y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए पे अपना फर्स्ट मिनिमा बनता है ना। तो देखो लैम्डा भी सेंटीमीटर में दिया है, डी भी सेंटीमीटर में दिया है, ए भी सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.02 सेंटीमीटर, राइट। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, अब मेरा आंसर आ चुका है। तो देखो ये हो गया 60 इंटू 5, ये बन गया 2/100। तो ये 2/100 है अगर ऊपर, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2/100 है, तो 30 इंटू 100 आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 3 0 है, अच्छा -5 है, सॉरी। तो यहां पे आएगा बच्चों -5। तो 3 0 है, तो 5 इंटू 10⁻2 इंटू 3, तो 15 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि आ गया बच्चों 0.15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि C से कितना दूरी पे फर्स्ट मिनिमा मिलेगा मुझे, 0.15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, दिस इज ए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फिर से देखो जरा। डो डिफ्रैक्शन का है ना। अब डिफ्रैक्शन में अपने को पता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आएगा। ओके, क्या पूछा है, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज अगेन फॉर्मूला बेस्ड। देख रहे हो सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है भाइयों। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा डी बाई ए। इन्होंने तो फॉर्मूला ही पूछ लिया भाई, ये क्वेश्चन भी नहीं है, तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, कम ऑन इंडिया, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC का सवाल है, 2 स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट। तो स्मॉल d है 1 mm, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1 मीटर, लाइट की वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट
फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। वाव। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ YDSC एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये बोल रहा है कि YDSC के 10 मैक्सिमा आ जाए कितनी दूरी में, जितनी विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यानी कि इसकी विड्थ कितनी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट विद, इसकी विड्थ होती है बच्चों 2 लैम्डा d बाय a, और 10 मैक्सिमा यानी कि 10 फ्रिंज, तो 10 फ्रिंज तो 10 टाइम्स फ्रिंज विड्थ कितना हो गया 10 लैम्डा d बाय d। तो ये बोलना चाह रहा है बच्चों कि स्मॉल a कितना हो कि जितनी दूरी में सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है, किसमें, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है कितनी होती है 2 लैम्डा d बाय a, उसमें 10 मैक्सिमा आ जाए YDSC के। तो YDSC के 10 मैक्सिमा कितनी दूरी में आएंगे 10 बीटा में, यानी कि 10 लैम्डा d बाय d में आएंगे। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, a आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 2 लैम्डा d बाय a इज इक्वल टू 10 लैम्डा d बाय स्मॉल d, है ना, कट जाएगा काफी कुछ। पूछा है a, क्योंकि बाकी सब तो दिया है मुझे, तो a कितना आ जाएगा 5 से कट गया, ये a आ जाएगा d बाय 5, और क्या देख लो जरा, a आ गया बच्चों d बाय 5, d कितना है 1 mm, तो 1 बाय 5 mm यानी कि 0.2 mm आ गया क्या, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वैसे, क्योंकि इसमें YDSC और डिफ्रैक्शन मिक्स है ना। क्या ये YDSC प्लस डिफ्रैक्शन दोनों को मिक्स कर दिया इस सवाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, है ना। इस सवाल को अच्छे से समझना है यार, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि इस सवाल को करने की कोशिश करो, अगर तुमने पहले नहीं किया है तो इस सवाल को करने की कोशिश करो एक बार पॉज करके, तुम्हें काफी डिफिकल्टी महसूस होने वाली है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं। एट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन बच्चों, है ना। तो देखिए जरा, हाँ भाई, फर्स्ट मिनिमा कहाँ होता है, फर्स्ट मिनिमा मुझे पता है यहाँ होता है भाई साहब। फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन पता है मेरे को। फर्स्ट मिनिमा के लिए जो मेरा थीटा होता है, ध्यान से सुनना, है ना, ये मेरा फर्स्ट मिनिमा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए अपन को पता होना चाहिए कि जो होता है a साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है मिनिमा के लिए। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हो जाएगा a साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा। तो इसका मतलब a थीटा इक्वल टू लैम्डा हो गया एक तरीके से, a थीटा इक्वल टू लैम्डा हो गया। दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अब ये क्या बोल रहा है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनना फिर से, चलो इसको अलग से बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, फिर से देखो डायग्राम बना के समझाता हूं, मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं इस सवाल को थोड़ा सा। अब देखो वापस से, अब ये क्या बोल रहा है सवाल, है ना, थोड़ा सवाल समझते हैं क्या बोल रहा है ये, कि फेज डिफरेंस बिटवीन हाइगन्स वेवलेट। तो अपन को दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है फ्रॉम द एज ऑफ स्लिट एंड मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। तो मतलब अपने पास ये समझ लो कि दो लाइट जा रही है यहां से, एक यहां से जा रही है, एक यहां से जा रही है,
और एक कहां से जा रही है, एक यहां से जा रही है क्या भाई, एक लाइट जा रही है कहां से, एक जा रही है मिड पॉइंट से, एक जा रही है एज से, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताना है अपन को, ठीक है क्या। अच्छा अब यहाँ YDSC याद करो, YDSC में क्या होता था, ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये टोटल A है तो ये A/2 हो जाएगी क्या। तो YDSC में क्या होता था बच्चों, D sin थीटा होता था क्या भाई, डेल्टा एक्स क्या होता था YDSC में, D sin थीटा होता था। तो यहाँ पे इन दोनों लाइट के बीच का जो D है वो A/2 है क्या, तो ये हो जाएगा A/2 sin थीटा, और A/2 sin थीटा को मैं लिख सकता हूं A/2 थीटा, देखते जाओ। अच्छा ए थीटा अगर लैम्डा है तो A/2 थीटा कितना हो जाएगा, λ/2 क्या, वाओ बहुत बढ़िया। अभी अपने पास पाथ डिफरेंस आ चुका है, अब चाहिए फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों 2π/λ डेल्टा एक्स, तो 2π/λ डेल्टा एक्स इज व्हाट, λ/2, तो ये पाई आ गया क्या। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पूरा इसमें अच्छे से दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अ बीम ऑफ लाइट लैम्डा इज गिवन, देखते जाओ फटाफट फटाफट, 600 nm, पॉज करके सॉल्व करो तुम लोग, जब तक मैं कर रहा हूं पॉज करो सॉल्व करो। फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का सवाल है, a इज इक्वल टू 1 mm एंड द रिजल्टिंग डिफरेंस, ठीक है, d इज इक्वल टू 2 है ना, फॉर्मूला बेस लग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, कितना सिंपल सवाल है यार भाई। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर वाला जो ब्राइट, ऊपर वाला जो डार्क फ्रिंज होता है वो λ/d/a पे होता है, नीचे वाला भी λ/d/a होते हो, λ/d/a पे होता है, तो दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन ईदर साइड, तो दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा 2λ/d/a हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बच्चों। तो देखो इन्होंने mm में दिया है, कैसे भी कर लो यार। तो 2 लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 600 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल डी कितना है 2 मीटर, और स्मॉल a कितना है 1 mm, यानी कि 10⁻³ मीटर। तो मैं मीटर में सॉल्व कर रहा हूं अभी तो है ना, देखो भाइयों, तो इससे गया -6 है ना, -6 हो गया ये, और ये गया तो -4 हो गया, तो 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 10⁻⁴ मीटर आ गया अभी तक तो, ठीक है। अच्छा अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं आ रहा है क्या आंसर। तो इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा, इंटू 100 करोगे तो आएगा 0.24 सेंटीमीटर। चलो मैं एच नहीं कर रहा, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mm में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2.4 mm आ गया। तो ऑप्शन डी मैच कर चुका है, ठीक है बच्चों, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। आगे देखो अगला सवाल बच्चों, अ पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन नैरो स्लिट, अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड, ठीक है भाई साहब, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज विच ऑफ द, सोचो क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग लगाओ, हो क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है। चलिए देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वेव का फंडा यूज करना पड़ेगा भाई, जो भी अपन पढ़ रहे हैं तो वेव में होता है, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अपन को डिकोड करना पड़ेगा। तो देखो जरा, जो लैम्डा होता है पार्टिकल का, पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो जो लैम्डा आता है वो होता है h/mv। तो अगर स्पीड इलेक्ट्रॉन की बढ़ाता हूं मैं, अगर मैं v बढ़ाता हूं तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा क्या। यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, मेन कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, कि पार्टिकल के वेव नेचर को अपन को डिकोड करना था। अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो एंगुलर विड्थ, अब देखो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है यार भाई, एंगुलर विड्थ हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, देखो विड्थ होती है टोटल 2λd/a, तो एंगुलर विड्थ हो जाएगी 2λ/a। तो एंगुलर विड्थ विल बी अनअफेक्टेड, नहीं गलत हो गया क्योंकि लैम्डा कम हो रहा है, तो ये गलत है। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ये भी गलत है। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीज, एंगुलर विड्थ, अब देखो लैम्डा कम हुआ है तो ये तो गलत हो गया ना,
तो एंगुलर विड्थ कितनी है सेंट्रल मैक्सिमा की? 2 लैम्डा बाई ए, तो डिक्रीज कर जाएगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो भाई यहां पे अगर तुमने यहां तक कर लिया, इसके बाद तो सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल। हाँ भाई, तुमने पढ़ा होगा ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि भाई ये सरफेस है ना, और एक लाइट आ रही है ना, इसको थोड़ा फील लेते हैं, इसकी फील दूंगा मैं अभी तो मेरे को। एक लाइट आ रही है, अब ये जो लाइट है बच्चों, ये अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट है क्या? ये वाला भी है और ये वाला भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट है बच्चों। अब अगर ये लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल पे आती है, मान लो कितने एंगल पे आती है बच्चों? आईपी। कितने एंगल पे आती है? आईपी। अगर 10 आईपी की वैल्यू म्यू के बराबर है तो क्या होता है भाई? एक तो यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट जाती है और एक यहां से रिफ्रैक्टेड लाइट जाती है। तो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट होती है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और यहां पे ये जो लाइट है, ये वाली रिफ्लेक्टेड वाली प्लेन पोलराइज हो जाती है परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल ये वाला कंपोनेंट रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से सुनना भाई, बोथ विल कंप्लीटली पोलराइज नहीं, केवल रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। आगे देखो, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज बट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज। ये ठीक लग रहा है, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्श नहीं, द रिफ्लेक्टेड, तो ये आएगा ऑप्शन बी, सिंपल। ठीक है, अपन को पता है ये लॉजिक। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, इसका एक मैं शानदार तुम्हें लॉजिक दिखाने वाला हूं अभी। आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर ए लीनियरली पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट। चलो करते हैं इसको। तो अपने पास दो पोलराइजर है भाई साहब, है ना, दो पोलराइजर बनाते हैं, दो पोलराइजर है, दो पोलराइजर बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो ये मेरे दो पोलराइजर बन गए। ओहो, तो फिर से एक और बना देते हैं यहाँ पे, है ना। तो अपने पास दो पोलराइजर है, क्या लिखा है? आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजर अ लीनियरली पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर मेकिंग 30 विद दैट ऑफ पोलराइजर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों, वो 30 डिग्री दिया हुआ है क्या? तो अगर लाइट यहां से जा रही है, ये अनपोलराइज लाइट जा रही है आई इंटेंसिटी के साथ, तो जब यहां से निकलेगी तो I/2 हो जाएगी क्या? ये अपन को पता है कि कभी भी पहली बार जब वो पोलराइजर से निकलेगी तो हमेशा I/2 होगी, चाहे उस पोलराइजर को कैसे भी घुमाऊं मैं। ठीक है, नाउ बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो यहां से निकलने वाली जो लाइट होगी वो इनिशियल का कॉस स्क्वायर थीटा होगी क्या? तो ये आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा बच्चों I/2 इंटू कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 कॉस 30 कॉस 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर, तो 3/4, तो 3I/4 आंसर आ जाएगा, 3I/4। अच्छा, 3I/8 आएगा। अब यहां पे मुझे समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने सवाल में माना है, देखो इन्होंने सवाल में क्या माना है, इन्होंने सवाल में माना है कि लाइट यहां पे आई है भाई। क्या लिखा है? आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर ए लीनियरली पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई। यस यस यस, तो सवाल पढ़ने में गलती हुई अपन से। अ लीनियरली पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई मतलब यहां से लाइट गई थी 2I की, और यहां से जब वो पोलराइज हो चुकी है तो उसकी इंटेंसिटी आई है, तो यहां पे कितनी होगी? आई कॉस स्क्वायर 30 क्या? तो कितना हो जाएगा? आई इंटू कॉस 30 होता है √3/2, यानी कि 3/4 हो जाएगा क्या बच्चों? तो आंसर आ जाएगा 3I/4। क्लियर है सबको? क्या ये बात समझ में आई? अब देखो पोलराइजेशन को समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं अपन। भाई पोलराइजेशन में होता क्या है यार, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। पोलराइजेशन में होता क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो अगर मैं अपने फोन की टॉर्च जला लेता हूं और अपनी आंखों पे ऐसे ऐसे डालता हूं, मान लो, है ना, तो क्या होता है? मेरी आंखों में थोड़ी सी ना ज्यादा लाइट जा रही है क्या? अब मैं अपना पोलराइजर लेके आता हूं, ध्यान से समझना। तो देखो जरा,
ध्यान से देखो, ये लाइट है, अभी मेरी आंखों में जा रही है, तो मेरी आंखों को प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं अगर सन ग्लास लगा लेता हूं, तो सन ग्लास लगाने के बाद इस लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है, क्योंकि इसमें पोलराइजर लगा हुआ है। आप खुद भी देख सकते हो भाई। जैसे मान लो अगर मैं इस लाइट को तुम्हारी आंखों में डालता हूं तो तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन अगर ये लाइट इस सन ग्लास से पास होके जा रही है, मान लो इस सन ग्लास से पास होके जा रही है लाइट, ऐसे जाएगी ना, रुको, तो अगर ये लाइट इस सन ग्लास से पास होके जा रही है तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। होता क्या है बच्चों, देखो जरा, होता क्या है पोलराइजर में भाई, पोलराइजर में ऐसे एक्सेस बने होते हैं, मतलब ये जो है ना, ये पोलराइजर के मॉलिक्यूल हैं वो कि एक लाइन में होते हैं। अब जब लाइट आ रही है, मान लो लाइट यहां से जा रही है, ऐसे लाइट यहां से जा रही है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंपोनेंट है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, मतलब पूरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। तो जब लाइट ऐसे जाएगी तो ये ऐसे वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसे वाइब्रेट नहीं कर पाएगी, इसको बस ऐसे वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितने भी वाइब्रेशन थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब वो पोलराइज होके केवल इस एक्सिस पे आ गए, वर्टिकल एक्सिस पे आ गए। नाउ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है, केवल वो इसको आर पार क्रॉस कर पाएगा। तो बेसिकली जो कंपोनेंट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा था टेढ़ा, अब उसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही जा पाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल कंपोनेंट नहीं जा पाएगा। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ता हूं, एक वाई और एक एक्स, तो एक्स वाले सारे कंपोनेंट खत्म, तो केवल आधी इलेक्ट्रिक फील्ड ही जा पा रही है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि यार केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों कर रहे हो सर, मैग्नेटिक फील्ड भी तो होता है लाइट में। बट बच्चों होता क्या है कि अपनी जो एटम्स होते हैं बॉडी के अंदर या आइस के अंदर, जो भी एटम्स है या फिर कहीं भी देखो, तो एटम्स जो है उसमें बहुत सारे चार्ज होते हैं और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, सही है। तो इसलिए केवल अपन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रूस्टर एंगल फॉर एन इंटरफेस शुड बी, यस। तो देखो बच्चों, ब्रूस्टर एंगल तुम्हें पता है कि 10I इज इक्वल टू म्यू होता है, ये फॉर्मूला अपन को पता है, ये फॉर्मूला पता है। अब जो होता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब तुम्हें पता है कि जो म्यू है वो तो ग्रेटर देन 1 ही होगा ना, म्यू तो ग्रेटर देन 1 ही होगा किसी भी मीडियम का। तो इसका मतलब 10I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और 10I ग्रेटर देन 1 मतलब जो I है वो 45 से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब 45 से 90 के बीच के एंगल होगा क्या। सिंपल सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब ये भी बताया था मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले, फिर से इसको ड्रॉ करके बता देता हूं मैं, फिर से इसको ड्रॉ करके बता देता हूं। पॉज करो, सॉल्व करो खुद से। ये लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ रही है और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट है भाई साहब, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या ये लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, और यहां से जो लाइट निकलेगी ये मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट है, और यहां से जो लाइट निकलेगी वो मेरी रिफ्रैक्टेड लाइट है। और अगर ये एंगल I है और 10I की वैल्यू म्यू के बराबर है तो क्या होता है, यही पूछ रहा है ये। तो ये जो लाइट है रिफ्लेक्टेड वाली, ये प्लेन पोलराइज हो जाती है, और इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट बचता है, परपेंडिकुलर वाला। ये वाला नहीं बचेगा, ये वाला कंपोनेंट नहीं बचेगा, केवल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बचेगा, सही है। तो देखते जाओ भाई, पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 10I इज इक्वल टू म्यू होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड, सही बात है, विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, केवल ये वाला कंपोनेंट बच रहा है। तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज पोलराइज्ड लाइट, और पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। ये सवाल काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट ये अपन को याद रखना है कि अगर लाइट किसी ऐसे एंगल पे आती है जिसके लिए 10I इज इक्वल टू म्यू है,
तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज होगी और इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बचेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है भाई साहब, तो दो पोलराइड बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पोलराइड है, ये एक और पोलराइड है, बना दिया। अब इन दोनों के एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि इसका अगर एक्सिस y है, भाई इस पोलराइजर का एक्सिस y मान लेते हैं ना, इस एक्सिस का एक्सिस y है, इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस ये मान लो z है ना। ठीक है, तो कुल मिला के इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। देखते जाओ, अनपोलराइज्ड लाइट ये P1 है, ये P2 है। अनपोलराइज्ड लाइट I नॉट यहां से आ रही है, इज इंसिडेंट ऑन P1। अ थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2। तो यहां पे एक बीच में एक और पोलराइजर लग दिया। तो बीच में अगर मैं एक और पोलराइजर रख दूं, अब देखते जाओ क्या बोल रहा है ये, सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 विद P1। तो भैया इन दोनों के बीच में एंगल है 90, P1 और P2 के बीच में एंगल 90 है, इन दोनों के बीच में एंगल 45 है, इन दोनों के बीच में एंगल 45 है। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 है P1 और P2 के बीच में, और इन दोनों के बीच में 45 है, तो इन दोनों के बीच में भी तो 45 ही होगा। अरे भाई समझो, इसका एक्सिस है y, इसका एक्सिस है x, ऐसा मान लो मन में। ठीक है, अच्छा इसका एक्सिस क्या है, y है, तो इसका कितना हो गया 45 बना रहा है, तो इसका ऐसा कुछ हो गया। और इसका x है, तो अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P2, यहां से जो लाइट निकलेगी इसकी इंटेंसिटी बतानी है। तो पहली बात तो ये चीज हमेशा याद रखना कि पहले पोलराइजर से निकलने के बाद हमेशा I/2 हो जाएगा। तो ये I0/2 हो गया, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से निकल के लाइट I0/2 हो गया। अब जब यहां से जो लाइट निकलेगी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री, तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको I' बोल रहा हूं, तो I' की वैल्यू होगी बच्चों कितनी, I0/2। यहां पे है I0/2, तो इंटू कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा क्या, और cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, तो I0/4 हो गया क्या ये। तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो I0/4 होगी, और यहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो I'। अब यहां पे फिर से एंगल 45 है, तो I' इंटू कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा यहां पे इंटेंसिटी। तो देयरफॉर I' इंटू कॉस स्क्वायर 45, I' है I0/4, तो I0/4 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, तो I0/8 आ गया आंसर, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या मेनली याद रखना पड़ा कि पहले पोलराइजर से निकलने के बाद हमेशा आधी हो जाएगी, आधी हो गई, उसके बाद देखना है अपन दोनों के बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल है 45, तो जो है I0/2 उसको cos स्क्वायर 45 से मल्टीप्लाई कर गया, यहां पे आ गई। फिर इन दोनों के बीच का एंगल देखो, फिर ये जो है इसको cos स्क्वायर 45 से किया, तो नेक्स्ट इंटेंसिटी आ गई बच्चों। तो इस चैप्टर में अपन ने देखा कि ज्यादातर सवाल फॉर्मूला बेस्ड है, उस हिसाब से ये चैप्टर करके जाना चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से तुम्हें साफ साफ क्लियरली अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं। तो ऐसे बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टाटा, बाय बाय, सी यू।